वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जहाँ पे हम लोग बीम डिजाइन पढ़ रहे थे वहाँ पे एक नया लेक्चर देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में ये आपको होमवर्क दिया गया था, बोले थे आप इस क्वेश्चन को देखना, करने की कोशिश तो ठीक है, अगर बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। फर्स्ट थिंग, ये लेक्चर काफ़ी लंबा होने जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 35 मिनट करके, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझने का और उसके बाद साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश करना। एक रिक्वेस्ट हम ये करेंगे स्टूडेंट को कि या आप जैसे भी समझो, आप क्या करो ना, एक पेज में डिजाइन स्टेप है वो लिखते चलना। यानी हम बोलेंगे कि स्टेप 1 में देखो बाबू हम ये किए हैं, तो उसको एक अलग पेज में लिखो कि स्टेप 1 में हम लोग ये काम करते हैं, देन वी विल मूव टू द स्टेप 2 एंड देन वी विल मूव टू द स्टेप 3। हम लोग के पास डिफरेंट स्टेप होगा और वो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बीम का, वी हैव टू पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर इज द अप्लाइड लोड। किसी भी बीम के ऊपर लोड है वो अप्लाई होगा, जितना भी लोड अप्लाई होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक बीम चूज करना है, आई सेक्शन चूज करना है। और वो आई सेक्शन ऐसा चुनना है, ऐसा आपको चूज करना है जो अप्लाइड लोड को रोकने के लिए कैपेबल होगा। आप बहुत तरह के ब्रिजेज देखे होंगे, तो जिस ब्रिज के ऊपर कम लोड लगता है वहां पे हम लोग सेक्शन कम या छोटा डिसाइड करते हैं, यही कहलाता है डिजाइन। हायर लोड के लिए बड़ा सेक्शन डिसाइड करना और छोटा लोड के लिए छोटा सेक्शन डिसाइड करना, यही डिजाइन है। डिजाइन करते समय आप इकोनॉमिकल पैरामीटर को ध्यान में रखोगे कि जो भी आपने सेक्शन चूज किया है वो सस्ता होना चाहिए और सेफ भी होना चाहिए। हायर लोड के लिए हम लोग बड़ा सेक्शन डिसाइड करेंगे, जैसे आप ISMB देख सकते हो, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, या ISLB, उसका बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको कोड में मिलेगा। ध्यान से समझना, हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब हम लोग के पास चूज करने का ऑप्शन होगा, मान लो कि आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको चूज करने का मौका मिला कि आप एक बीम चूज करो, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक सुटेबल सेक्शन को डिसाइड करना है। देखो छोटू, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जब आप सेक्शन स्टील टेबल देखोगे तो आपके पास बहुत सारे सेक्शन हैं, ठीक है। ये तो हम इतना घेरा लगाए हैं, इसके नीचे भी है ISJB यानी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। उम्मीद है कि अगर ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम जूम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक रैंडम उठा रहे हैं, जैसे ये देखो ISLB, चलो ये देख लेते हैं ISLB 300। तो आप क्या किया कि आपने एक ISLB 300 बीम चूज किया, ISLB। इसी तरह से आप कोई और सेक्शन है वो आप चूज कर सकते हो, उसके जितने भी पैरामीटर है वो स्टील टेबल में दिया हुआ है, और इसलिए दिया हुआ है कि ये डेटा है वो आप याद नहीं कर सकते हो। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू अप्लाई द थिंग्स। तो जहां पे हम लोग छोड़े थे उसके बाद जस्ट आते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि लोड के करस्पॉन्डिंग हम लोग बहुत सारा सेक्शन है वो चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ऊपर ध्यान देते रहना है। आपको ऊपर क्या ध्यान देना है कि इसका वेट कितना है 1 मीटर का, सेक्शनल एरिया कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, डेप्थ ऑफ द सेक्शन कितना है, अलग अलग डेप्थ का अलग अलग सेक्शन होता है, विड्थ ऑफ द फ्लेंज है वो अलग हो जाएगा, थिकनेस है वो अलग हो जाएगा, थिकनेस ऑफ वेव है ये भी अलग हो जाएगा। एक पेज, उसके साथ साथ 2 पेज रहता है। तो कोई भी आप बीम लोगे तो यहाँ पे इसका डायमेंशन, डेटा वगैरह सब गिवन है, ये चीज आपको दिया हुआ है। एंड यू हैव टू चूज, आपको देखना है कि इसके लिए कौन सा वैल्यू है जो आपको डिसाइड करना है। आ गया समझ में? तो ये सब इंफॉर्मेशन से बीम का मजबूती पता चलता है। जब आपको ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, देन यू हैव आइडिया ऑफ द स्ट्रेंथ यानी मजबूती ऑफ आई सेक्शन। अरे ठीक है, इतना चीज। तो 2 चीज हम बोल रहे हैं कि इसको अब हटा रहे हैं बाबू, ठीक है, इसको हटा रहे हैं और लाइट को भी एडजस्ट कर दे रहे हैं। देखो बार बार हम रिपीट जो कर रहे हैं कि यू हैव टू चूज ए सुटेबल सेक्शन। लोड है वो दिया रहेगा, बीम के ऊपर लोड अप्लाई होगा, वो लोड है वो बीम को 3 फेजेज में या 3 तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा। पहला तरीका है बेंडिंग में, या तो बीम बेंड होकर, यानी एक्सेसिव टेंशन या एक्सेसिव कंप्रेशन, ऊपर में कंप्रेशन होगा, या तो लेयर कंप्रेस होकर टूट जाए या बेंड होकर टूट जाए, ये बेंडिंग कहलाएगा। शियर में फेल हो सकता है, शियर में टूट सकता है,
एज वेल एज इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो भी ये माना जाएगा कि ये यूज करने के लायक नहीं रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और हमेशा आप कॉन्शियस रहोगे, ध्यान में रखोगे कि क्या क्या चीजें हैं वो चल रही है, वर्क हो रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन पिछले क्लास में दिए थे, बोले थे कि डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड बीम मींस व्हाट। आप एक आई सेक्शन बता दो, कौन सा आई सेक्शन हम चुन लें स्टील टेबल से जो गिवन कंडीशन पे सूटेबल हो जाए। ठीक है बाबू, तो कह रहा है कि बीम का जो स्पैन है वो 5 मीटर है, सेक्शन कैसा नहीं पता है, हमको एक 5 मीटर ब्रिज के लिए बनाना है। कैरिंग ए रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, उसके ऊपर यानी बीम के ऊपर फ्लोर रखा हुआ है, ये बीम है और बीम के ऊपर एक फ्लोर रखा हुआ है, तो फ्लोर का वजन किस पे जाएगा, बीम पे ही जाएगा ना। मान लो कि ये बीम है, ये बीम है छोटू, ऐसे बीम है और इस बीम के, ये बीम है और इस बीम के ऊपर एक फ्लोर रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, तो पूरा का पूरा वजन आ गया इस पे, वो डेड लोड में कंसीडर्ड होगा। ठीक है, फ्लोर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लैटरल रिस्ट्रेन, और वो फ्लोर है वो उसको लैटरल रिस्ट्रेन बना रहा है। टू द टॉप कंप्रेशन फ्लेंज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज, और जो भी लोड है वो कैसा लोड है, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर इम्पोज्ड लोड यानी लाइव लोड, और 20 किलो न्यूटन है वो डेड लोड है। एज्यूम माइल्ड स्टील, यानी आपको माइल्ड स्टील एज्यूम करना है। देखो जब हम लोग डिसाइड करेंगे, बीम डिसाइड बनाएंगे, तो ये वर्किंग लोड है, दीज आर द अप्लाइड लोड। हम लोग को एक ऐसा बीम बनाना है जो डिजाइन लोड के करस्पॉन्डिंग चूज करना है। तो जितना भी वर्किंग लोड है तो आपको इसको तुरंत डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना होगा। अरे यहां तक समझ में आ रहा है, यानी जितना लोड लग रहा है उससे थोड़ा ज्यादा लोड के लिए हम लोग बीम डिजाइन करेंगे, ताकि 40 और 40 सॉरी 20-20 40 इससे थोड़ा सा ज्यादा भी लोड आ जाए तो हम लोग का बीम है वो सेफ रहे। तो सबसे पहले हम अगर यहां पे लिखे कि पहला, यहां पे फर्स्ट थिंग यानी स्टेप 1, क्या लिख रहे हैं बाबू, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं कि डिजाइन लोड निकाल रहे हैं या फैक्टर्ड लोड निकाल रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में फैक्टर्ड लोड दिया हुआ रहेगा, तब वहां पे आपको कुछ करना नहीं है। अगर उसमें फैक्टर्ड लोड नहीं लिखा है तो मानकर चलोगे वो अप्लाइड लोड है, बोल रहा है कितना लोड लग रहा है यानी अप्लाइड लोड है, लेकिन उसके आगे लिख दिया कि दिस इज द फैक्टर्ड लोड, यानी मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया गया है। तो स्टेप 1 में आपको निकालना है फैक्टर्ड लोड। लिख दे यहां पे कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड। अच्छा, फैक्टर्ड लोड को ही क्या बोलते हैं, डिजाइन लोड। तो यहां पे देखना बाबू, जो लाइव लोड है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, लाइव लोड है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए 20 में, ये फैक्टर्ड लाइव लोड है। कैसा लाइव लोड है, डिजाइन लाइव लोड। लिख देते हैं यहां पे डिजाइन, यानी इस लोड के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे, यानी डिजाइन डेड लोड। ये इंपोज्ड लोड है ना बाबू, उसी को लाइव लोड लिखें जो क्वेश्चन में लिखा ना, इंपोज्ड, IMPOSED। ठीक है, इंपोज्ड लोड को ही लाइव लोड लिखे थे। डिजाइन डेड लोड, जो डेड लोड है वो कितना हो जाएगा, तो सर जो बीम के ऊपर लोड लग रहा है ये इतना है 20, कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया, देखो छोटू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड होगा, दोनों को जोड़ देंगे, एक बीम के ऊपर टोटल कितना लोड लग रहा है, तो जो टोटल वैल्यू होगा वो दोनों को ऐड कर दिए, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल बीम के ऊपर लोड लग रहा है वो 60 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। बाबू जो बीम है, क्या सेक्शन कैसा है पता है, कि ISMB है कि ISJB है, सर यही तो चूज करना है कि ISLB है। वी हैव नो आइडिया, वी हैव टू चूज इट, कि इस लोड को रोकने के लिए सबसे बढ़िया सेक्शन कौन सा है, यही हम लोग को डिसाइड करना है। दिस सेक्शन कुड बी ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISMB ये भी हो सकता है, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, ये कुछ भी आप चूज कर सकते हो। तो इस बीम के ऊपर, जो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस बीम के ऊपर
अगर हम देखें या यूडीएल के फॉर्मेट में लिखें तो इस बीम के ऊपर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो फैक्टर लोड है वो 60 किलो न्यूटन है, 60 किलो न्यूटन पर मीटर है। देखो जो आई बीम होगा उसका भी खुद का वजन होगा। अरे लोहा का कोई जब आई सेक्शन लोगे तो उसका भी खुद का वजन होगा। क्या इसमें खुद का वजन लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। सेल्फ वेट जो है बीम का हम लोग को नहीं पता है। क्यों नहीं पता? सेल्फ वेट कहने का मतलब है कि बीम का जो खुद का वजन होगा वी हैव नो आइडिया। हम लोगों को सिर्फ डिजाइन इंपोज्ड लोड या डिजाइन डेड लोड पता है। बीम का सेल्फ वेट जो ऊपर का कंक्रीट का स्लैब रखा हुआ है उसका वजन 30 आ गया था फैक्टर डिजाइन और मतलब इंपोज और डेड लोड दोनों मिलाकर 30 आया था। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या अगला स्टेप हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम नहीं बना सकते हैं? तो बोलोगे यस सर वी कैन डू इट। चलो इतना जल्दी से पॉज करके नोट करो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप 2 में? स्टेप 2 में हम लोग एसएफडी और बीएमडी यानी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या बोल सकते हैं कि वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बीएम का मतलब बेंडिंग मोमेंट एंड एसएफ शियर फोर्स। अच्छा आपको बोले थे कि कोई से देखो जो बोल रहे हैं ना एकदम आंख बंद करके मेरे बोले हुए काम पे आप काम करो तभी जाके आप सुखी रहोगे। हम क्या बोले हैं बाबू कि आप अपने कॉपी में कोई पेज में लिखना शुरू करो। कॉपी COPY कॉपी में लिखना शुरू करो। तो डिजाइन स्टेप ऑफ बीम क्या लिख रहे हैं बाबू यहाँ पे? डिजाइन स्टेप्स STEPS स्टेप्स ऑफ बीम। जब भी आप बीम डिजाइन करोगे तो इसी स्टेप को फॉलो करोगे। स्टेप 1 में आपको हम क्या सिखाए थे? तो सर आप स्टेप 1 में सिखाए कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड लोड। कैलकुलेशन लिखते चलना आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ ये हम बढ़ाते चलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड TORED फैक्टर्ड लोड यानी फैक्टर्ड लोड का कैलकुलेशन। अरे हाँ कि ना? तो बोलोगे जी सर। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में हम आपको जो सिखा रहे हैं वो सिखाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे, जो अलग आपको पेज में या कॉपी में लिखते चलना है। स्टेप 2 में है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ है वो 5 मीटर है। आई थिंक क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 5 मीटर दिया हुआ है एंड दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, 5 मीटर स्पैन है। ठीक है, तो यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो 60 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है एंड द लेंथ ऑफ द बीम इज 5 मीटर। क्या आप बता पाओगे कि इसमें जो तोड़ने वाला बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा वो कितना होने जा रहा है? तो सर ये यूडीएल है, इसमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है वो कितना होगा? तो WL²/8 होगा। ठीक है, WL²/8 होगा। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट जो लोड लग रहा है MOMENT बेंडिंग मोमेंट कितना है? तो WL² डिवाइडेड बाई 8 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 गुने 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 जो भी वैल्यू आएगा वो किलो न्यूटन मीटर के करस्पॉन्डिंग होगा। चलो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट। तो आप भी अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना। जैसे ही वीडियो लगेगा कि बड़ा हो गया है हम रोक देंगे। ठीक है, 60 गुने 25 डिवाइडेड बाई 8 ये वैल्यू आ रहा है 187.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हो 187.5 इंटू 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर में। ठीक है, देखो किलो न्यूटन है उसको हम लोग 10⁻³ और मीटर को कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ न्यूटन और 10⁻³ मिलीमीटर। तो यहाँ से हो गया 10⁶ न्यूटन मिलीमीटर। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करना सीख गए। ठीक है, चलो तो ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद कैन वी कैलकुलेट द शियर फोर्स? क्या यहाँ पे शियर फोर्स निकल जाएगा? तो यहाँ पे शियर फोर्स का जो वैल्यू होगा, शियर फोर्स का वैल्यू यहाँ पे देख लो कितना हो रहा है।
या नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, शियर फोर्स हम लोग एक ही बार निकाल लेंगे सेल्फ वेट लेके। तो स्टेप 2 में अभी नहीं निकालो, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीम का सेल्फ वेट भी तो एक बार हम लोग ऐड करेंगे ही, वहाँ पे सेल्फ वेट है वो फिर से आएगा, तो फिर से हम लोग एक बार और ये सब काम करना होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप देखो। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या सीखें, हम लोग स्टेप 2 में सीखें कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, यानी हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अरे हाँ कि ना तो बोलोगे यस सर, कोई इशू नहीं है। स्टेप 1 स्टेप 2 देखो, अगर हम लोग यहाँ पे पूछे आपसे कि एक बीम जो होगा वो कितना मजबूत होना चाहिए, तो पहले आप बोलोगे कि सर बीम जो है जैसा भी होगा, आई सेक्शन जो भी हम लोग चूज करेंगे, डैट मस्ट बी ए प्लास्टिक सेक्शन, क्योंकि प्लास्टिक सेक्शन सबसे अच्छा होता है। तो हमको कॉम्पैक्टेड, सेमी कॉम्पैक्टेड और सिलेंडर नहीं चूज करना, हम लोग को एक ऐसा सेक्शन चूज करना है जो प्लास्टिक होगा, जिसमें प्लास्टिक फेज में जाएगा। जब प्लास्टिक फेज में जाएगा तो वहाँ पे प्लास्टिक मोमेंट डेवलप होगा। मतलब हम लोग को जो आई सेक्शन डिसाइड करेंगे वो कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक सेक्शन होना चाहिए। जब मेरे पास फ्रीडम है चूज करने के लिए तो हम बढ़िया सेक्शन चूज करेंगे। आ रहा है इतना बात समझ में? तो एक बीम, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे क्या एक बीम इतना मजबूत तो होना ही चाहिए कि इस लोड को, इस मोमेंट को रोक सके। कोई भी आप सेक्शन चूज करोगे, ISJB, ISLB, ISMB, व्हाटएवर यू चूज, आपको सेक्शन को इतना मजबूत तो रखना ही है कि इस मोमेंट को रोक ले। अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोमेंट पे जाते हैं तो हम लोग को पता है कि M/I और क्या होता है, F/y बटे क्या होता है बाबू, बाई। तो यहां से मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है ZFy, I को उधर लेके चलोगे ZFy। तो Fy पता है आपको, M पता है आपको, क्या यहां पे Z का वैल्यू आप निकाल पाओगे? अरे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो समझो यहां पे अच्छे से, कि क्या यहां से आप ये बता पाओगे कि एक बीम में सेक्शन मॉडुलस कितना होना चाहिए? जैसे एरिया वगैरह ना निकालते हैं, हम लोग के पास एक डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन है, और फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन होता है, तो बीम जो होगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, M/I और सिग्मा बटे बाई, यानी Fy बटे बाई। यानी यहाँ पे जो बीम में परमिसिबल स्ट्रेस है, ये Fy क्या, यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस है, Fy बटे बाई, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। और जब भी ये बेंड होगा तो यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को आपको कंसीडर करना है। शियर होता है तो Fy बटे √3 करते हैं, और गामा m0 वगैरह होता है। जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो शियर तो है नहीं, बेंडिंग का केस है, तो सिर्फ यहाँ पे Fy जो है हमेशा नहीं रहेगा, मतलब ऐसे नहीं रहेगा। यील्डिंग के केस में Fy जो है वो अकेले नहीं घूमेगा। जब भी हम लोग देखेंगे तो Fy को थोड़ा सा कम करके आंकना है। Fy का है मजबूती, हम लोग मानेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन केस ऑफ यील्डिंग, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इन केस ऑफ रप्चर। अगर बीम जो है वो रप्चर हो रहा है, ठीक है, M1 होता था, ठीक है, तो Fu रप्चर में Fu बटे गामा M1, सॉरी Fu बटे गामा M1, यानी बीम का जो मजबूती है वो Fy नहीं लेना है, उससे थोड़ा कम लेना है, ताकि हम लोग क्या रहे, सेफ्टी की तरफ ध्यान दें। यानी बीम जो है वो 250 न्यूटन पर mm² लोड के रोकने के कैपेबल होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे 1.1 से डिवाइड कर दिए तो इसका वैल्यू थोड़ा सा कम गया, क्योंकि 1 से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे है उसका एक्चुअल मजबूती 250, और हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं 227 या 228, इतना मान रहे हैं, तो है एक्चुअल में इतना, और हम लोग उसको मान रहे हैं कि इतना ही मजबूत है, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, वो क्या है, रिजर्व है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे रिक्वायर्ड, स्टेप 3 में लिखना कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप स्टेप 3 में लिख रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ZP। हम लोग हमेशा सेक्शन को प्लास्टिक सेक्शन रखने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ZP रिक्वायर्ड मतलब एक सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस कितना होना चाहिए। तो सर सेक्शन मॉडुलस इतना होना चाहिए कि इस मोमेंट को रोक सके। तो मोमेंट का वैल्यू पता है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन M/I सिग्मा बटे बाई, यहां से M का वैल्यू पता है, क्या होता है, M इक्वल टू
क्या हो जाएगा, एफ वाई बटे गामा एम नॉट इंटू जेड पी। तो यहां से आपको ये निकालना है कि कितना होगा सेक्शन मॉडुलस। अगर यहां पे मोमेंट का वैल्यू पुट कर दे तो बीम में कितना मजबूती होना चाहिए। बेंडिंग मॉडुलस है, बेंडिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जेडपी रिप्रेजेंट बेंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, इन प्लास्टिक जोन पे जाने पे उसमें मजबूती कितना होगा। तो इस मोमेंट को रोकने के लिए बीम कितना मजबूत होना चाहिए, ये जेड निकलेगा। यहां से जेडपी निकालोगे तो जेडपी रिक्वायर्ड के लिए आप यहां पे पुट कर दो, यानी ये स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जेडपी रिक्वायर्ड लिख दे यहां पे स्टेप 3 ये साथ में लिखते चलना, या हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग को मिला है 187.5 गुने 10 टू दी पावर 6 इक्वल टू 250 एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.1 गुने जेड पी। यानी इस मोमेंट को, इतना मोमेंट को रोकने के लिए सेक्शन मॉडुलस कितना होना चाहिए, यही ना बाबू, यह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका यूनिट है वो क्या है, इसका जो टोटल जो हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट है कितना होगा, न्यूटन mm। मोमेंट है ना, चलो ऐसा करते हैं कि लिख ही देते हैं हम, जस्ट वेट, यूनिट वगैरह लिखते चलो। देखो वैसे उतना करना है नहीं, वेट ठीक कर देते हैं इसको जरा सा। जेडपी सेक्शन मॉडुलस है, इसका यूनिट है वो मिलीमीटर का पावर 3 होगा, ये बस बोलना चाह रहे हैं। इसका यूनिट है वो न्यूटन mm है, ठीक है, और इसका यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो mm स्क्वायर नीचे आ जाएगा, पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो mm स्क्वायर mm का पावर 3 हो जाएगा। बस ये हम बोलना चाह रहे हैं, सेक्शन मॉडुलस का जो यूनिट है वही रहेगा। तो यहां से जेडपी जो रिक्वायर्ड है, क्या बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड, यानी बीम में कितना सेक्शन, कितना मजबूती, दम कितना होना चाहिए बीम में, बीम का जो आई का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, इसी पे बात करें। 187 यहाँ पे जब आप सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू निकालोगे तो जेडपी का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना यहाँ पे, और जेडपी का वैल्यू आएगा वो 82500 आ जाएगा, और mm का पावर कितना होगा, 3। कैलकुलेटर में आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। सेक्शन मॉडुलस है वो मिलीमीटर का पावर 3 हो जाएगा। देखो ये वैल्यू है वो किस में है, ये मोमेंट का वैल्यू है वो न्यूटन में और मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। ये भी किस में है, न्यूटन पर mm में है, पर mm स्क्वायर में, तो सब न्यूटन mm में है, तो मिलीमीटर का पावर 3 होगा। सॉरी यहाँ पे 4 लिख दिए, मिलीमीटर का पावर 3 होगा, इट माई मिस्टेक। तो सेक्शन जेडपी का वैल्यू आ गया। जेडपी यानी जेड का जो वैल्यू है ना, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई बटे बाई। तो आई बटे बाई मतलब मिलीमीटर का पावर 4 और मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का पावर 4, आई का वैल्यू मतलब मिलीमीटर का पावर 4 डिवाइडेड बाय मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का पावर 3 होगा सेक्शन मॉडुलस। चलो यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यानी यहां से हम लोग को क्या पता, क्या चला, ये निकाल के हम लोग को क्या ऐसा मिल गया जिससे हम आगे का काम, लाइफ है वो आसान कर पाएंगे। ये बता रहा है कि जो भी आप सेक्शन चूज करोगे ना, उसका जेडपी का वैल्यू इतना होना चाहिए। अरे क्या समझा, अगर आप एक ऐसा बीम बनाना चाहते हो जो इस मोमेंट को रोकने के लायक तगड़ा हो, मजबूत हो, तो उसमें ये वाला सेक्शन मॉडुलस इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा। सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा होगा बीम उतना मजबूत होगा। अरे हाँ कि ना, तो बोलोगे यस सर। जितना ज्यादा जेडपी का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा बीम मजबूत होगा। तो यहां से हमको यह पता चला है कि जो इक्वेशन था m बाई आई सिग्मा बटे बाई, यानी एफ वाई 1.1 बटे बाई, यहां से आप निकालोगे तो हमको पता चला कि इस मोमेंट को रोकने के लिए बीम में जो आई बटे बाई का वैल्यू है वो कम से कम इतना होना चाहिए, तभी वो इतना मोमेंट को रोक पाएगा। हम लोग को तो जैकपॉट हाथ में लग गया। मतलब सर एक ऐसा सेक्शन हम आईएस कोड से उठा ले या ऐसा सेक्शन स्टील टेबल से उठा ले। सर आप बोले आईएस कोड, आप बोल रहे स्टील टेबल, मतलब दोनों कुछ एक चीज है क्या? हाँ बिल्कुल, ये जो ये स्टील टेबल है ना बाबू, क्या बोले, ये स्टील टेबल है, वो एक तरह से बुक है जो कॉपी किया गया है कोड के, आईएस कोड को। अच्छा आईएस कोड है वो कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसका एक स्पेशल पब्लिकेशन निकाला जाता है। एसपी का मतलब क्या हो गया, स्पेशल,
स्पेशल पब्लिकेशन, स्पेशल पब्लिकेशन SP6 नाम का एक कोड है। ई कोड में ना जो कुछ दिया हुआ है, यहां से बुक वाला तुम भी ये काम कर सकता है। कोई स्टील टेबल का कॉपी करके अपना बुक बना के तुम बेच सकते हो, क्योंकि स्टील टेबल के पास जो डेटा है वो खुद का गैदर किया हुआ नहीं है, वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक टेबल है, जो सरकारी कंपनियां जो है या सरकारी इंस्टीट्यूट है वो बनाया। जैसे IS कोड है IS 800, ठीक है, उसी का एक स्पेशल पब्लिकेशन है SP16, जिसमें हर एक सेक्शन का डिटेल दिया हुआ है कि कोई एक सेक्शन है तो उसका जेड का वैल्यू कितना होने जा रहा है, हाँ कि ना, तो बोलना यस सर। ये आई सेक्शन, कौन सा आई सेक्शन चूज करेंगे, तो एक ऐसा आई सेक्शन चूज करेंगे जिसमें जेडपी का वैल्यू इतना होगा। सर एक जेडपी और जेडी में रिलेशन भी होता है जो सेप फैक्टर कहलाता है, यानी जेडपी डिवाइडेड बाई जेडई इक्वल टू 1.14 फॉर द आई सेक्शन, क्योंकि जो हम सेक्शन चूज करेंगे वो आई सेक्शन चूज करने जा रहे हैं। तो यहां से क्या कर लेंगे कि जेडई का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो जेडई का वैल्यू है, ये उधर गया ये इधर आ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बच गया जेडपी डिवाइडेड बाई 1.14 और जेडपी का वैल्यू है 82500 mm का पावर 3 और भागा दे देंगे 1.14। ठीक है, देखो एक बदमाशी क्या किया है ना कोड, कि सब डेटा सेंटीमीटर में देता है। IS कोड क्या किया है बच्चा, कि जितना डेटा है ना वो सब सेंटीमीटर में दिया है, इंटू 684 गुने 10 का पावर 3, ये आ रहा है जेडी का वैल्यू, यानी यहां पे जेडई का वैल्यू मिलीमीटर का पावर 3 होगा। तो जेडई का वैल्यू और जेडपी का वैल्यू दोनों हम लोग निकाल पाए, ये सेफ फैक्टर से निकला, इसलिए आपको सेफ फैक्टर बता दिए थे। दोनों निकाल देना, जेडई जेडपी दोनों निकाल लो, क्या दिक्कत है, हमको सब आता है। देखो अब स्टील टेबल का कुछ बदमाशी है जिसके कारण दोनों निकलवाएं। SP16 में जेडपी और जेडी दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, जबकि स्टील टेबल में सिर्फ जेडई का वैल्यू दिया हुआ है, जेडपी का वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है। हम लोग एक काम करें क्या, कि ये जो वैल्यू है ना इसको सेंटीमीटर का पावर 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू जो है, यानी आप इसको सेंटीमीटर का पावर 3 में कन्वर्ट करोगे तो 723.684 और सेंटीमीटर का पावर 3 हो जाएगा 723, क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 10 जाएगा, तो 3 बार है, मिलीमीटर का पावर 3 है तो 10 3 बार चला गया, बच गया इतना। हम लोग को एक ऐसा सेक्शन चूज करना है कि जिसका जेडई का वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू है, वो जेडई का वैल्यू इतना रहे चाहे उससे ज्यादा रहे। आ रहा है समझ में? तो यहां पे अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टील टेबल खोलना है। बिना स्टील टेबल का अब क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिना स्टील टेबल के ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। या तो एग्जाम में स्टील टेबल अलाउ होगा, अरे सुना क्या बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, या तो एग्जाम में स्टील टेबल अलाउड होगा, अदरवाइज यू हैव टू, अदरवाइज डेटा विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। या तो स्टील टेबल अलाउड होगा, नहीं तो डेटा है वो आपके दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एग्जाम में। अब आपको एक ऐसा सेक्शन चूज करना है, कहाँ गया कैलकुलेटर, एक ऐसा सेक्शन चूज करना है जिसका सेक्शन मॉडुलस यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका सेक्शन मॉडुलस है, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, हाँ चलो यहाँ पे लिख देते हैं। आपको एक ऐसा सेक्शन चूज करना है जिसका सेक्शन मॉडुलस है बच्चा, सेक्शन मॉडुलस है जेड ई का वैल्यू कितना हो जाए 723.684 सेंटीमीटर का पावर 3। कौन सा चूज कर ले, जैसे आई सेक्शन है ना, ये आई सेक्शन है, तो आपको हमेशा क्या लेना है, आई एक्स चूज करना है, बिकॉज आई सेक्शन इज गोइंग टू बेंड अबाउट दिस एक्सिस। तो हम लोग जेड का वैल्यू देखते हैं। देखो जब आप दोनों पेज की तरफ नजर बढ़ाओगे तो एक सेक्शन मॉडुलस जेड एक्स और जेड वाई करके एक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। आप अपने टेबल में देखना, हम सब कुछ नहीं बताएंगे, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक सेक्शन चूज करना है, ठीक है, एक ऐसा सेक्शन चूज करना है जिसका 723 हो जाए। कहीं मिल रहा है क्या, कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। देखो 42 से चलना शुरू किए हैं, जो 42 है वो ISJB। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे बताते हैं 723 है वो याद रखना। ये पहले तो ये आई सेक्शन है, ऐसा गधा कोई नहीं करेगा कि चैनल सेक्शन खोल देगा। इस सेक्शन देखना, यहाँ पे लिखा रहेगा रोल्ड स्टील बीम, यानी बीम सेक्शन, आई सेक्शन की बात करना है, ठीक है। ये नहीं कि उल्टा पुल्टा चैनल सेक्शन खोल के अब पढ़ना शुरू कर देना। जब भी देखोगे तो देखना कि तुमको आई सेक्शन दिख रहा है कि नहीं।
मतलब यहाँ पे डायमेंशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऐसे टेबल 4 करके लिखा रहेगा, जहां पे ऐसा आई सेक्शन बना होगा कि अंधा इंसान भी आंख खोल के देख लेगा, ठीक है। तुम लोग का तो आंख है यहाँ पे। अब गधा ऐसा नहीं करना कि चैनल सेक्शन में और आई का वैल्यू यहाँ पे एंगल सेक्शन में ढूंढना शुरू करना। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ढूंढते ढूंढते कॉलम के पास जाना है, जो ऐसा दो पेज रहेगा, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इसी में एक ऐसा, यानी उधर वाला पेज में, दूसरी तरफ वाला पेज में, दाईं तरफ वाला पेज में आपको एक कॉलम बना होगा इस तरह से, जिसमें लिखा होगा सेक्शन मॉडुलस। हम लोग को एक ऐसा बीम का चूज करना है जिसका सेक्शन मॉडुलस है वो हम लोग के रिक्वायरमेंट पे फुलफिल हो जाए, यानी 723 हो। देखो यहां पे सेक्शन मॉडुलस है, ये 723 मिल रहा है, एक 607 है, एक 751 है। हम लोग को चाहिए 723। कम से कम बीम इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका जेड का वैल्यू 723 हो। 607 पे हम लोग का काम नहीं चलेगा, 751 पे हो जाएगा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो बीम हैवी होते जाएगा। तो हमको भारी बीम चूज करना है कि हल्का बीम, हम लोग का काम हो जाए लेकिन पैसा कम लगे। भारी बीम का दाम ज्यादा होगा। हम लोगों का रिक्वायरमेंट है कि जेड का वैल्यू 723 या उससे ज्यादा, या तो 723 या उससे ज्यादा। सो 723 नहीं मिला, 751 मिला, काम चला लें। तो हाँ सर, थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। ये किस पे आ रहा है? बढ़ते गए, उंगली देखते गए, बन गया ISLB 350। यानी हम लोग जो सेक्शन चूज करेंगे वो हम लोग को साफ साफ लिखना पड़ेगा कि नाउ वी हैव टू चूज द सेक्शन ISLB 350। ISLB कितना यू चूज कर रहे हैं? 350। अच्छा, ISLB 350 का सेक्शन मॉडुलस है जेड का वैल्यू, ZE का वैल्यू इतना है, ठीक है। वहां पे और सब डेटा छोटा डेटा दिया हुआ, जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा वो हम लोग काम में लेंगे, जिसका रिक्वायरमेंट होगा उसको काम में लेंगे, बाकी का नहीं लेंगे। आ रहा है समझ में? तो कौन सा डेटा लेंगे ये सब पे हम लोग बात करते हैं। अरे मोटा मोटी समझा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि कहानी कहां पे था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ISLB 350 चूज हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आपका बीम आपको मिल चुका है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट का काम करते हैं, फिर आगे का बात करते हैं। देखो हम लोग दो चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। वी आर ऑब्जर्विंग टू थिंग्स। वन थिंग इज द लोड विच इज अप्लाइड ओवर द बीम। एक लोड जो बीम के ऊपर लग रहा है, बीम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा सेकेंड थिंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। बीम कितना मजबूती है। तो जितना लोड बोलेगा कितना मजबूत बीम बनाओ, उतना ही मजबूत हम लोग यहां पे बीम बनाएंगे। यानी लोड के करस्पॉन्डिंग, मोमेंट के करस्पॉन्डिंग, उस मोमेंट को रोकने के लिए उसी के बराबर आपको भिड़ाना पड़ेगा बीम को। तो हम लोग को पता चला कि मोमेंट रोकने के लिए इतना चाहिए। मोमेंट लगा दिए, फॉर्मूला का यूज किए, फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग ये देखें कि अगर इतना मोमेंट रोकना है तो सेक्शन मॉडुलस ZP का वैल्यू इतना होना चाहिए। अरे हाँ कि ना। अब ये वाला हम ढूंढना शुरू किए तो गए टेबल पे मिले और हम लोग को मिल गया एक सेक्शन ISLB। चलो, उम्मीद है कि यहां तक चीज समझ में आया होगा। यहां तक पॉज करके नोट करो, थोड़ा सा आगे बताते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेप था बच्चा? सर ये स्टेप 3 था। स्टेप 4 में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ सुटेबल, लिखते हैं यहां पे स्टेप 4, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सेक्शन। एक सुटेबल सेक्शन को चूज करना है जिसका ZP का वैल्यू कितना हो जाए, 723 वाला जो था वो चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो छोटू, हम लोग किए वी हैव टू चूज सेक्शन ISLB 350, ठीक है। ये ISLB 350 चूज किए। चलो इसको लिखो जल्दी से। इसके बाद इसका सारा प्रॉपर्टी है वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सेक्शन, इसमें हम लोगों ने कौन सा सेक्शन चूज किया? ISLB 350। ये जो ISLB यानी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम है, L4 लाइट, B4 बीम। तो ISLB जो होगा वो बच्चा कुछ ऐसा होगा, ये कुछ इस शेप में होगा। ISLB मान लो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये ISLB का हम मोटा मोटी डायग्राम बनाया। अब रोएगा नहीं सर, ठीक है, कि सर डायग्राम गलत बना दिए, बिल्डिंग ड्राइंग का टीचर होकर ड्राइंग गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द ISLB 350। देखो बच्चा, कस्ट है
आसान रहता तो फिर कोई भी कर लेता। ये डिफिकल्ट है, इसीलिए उन स्टूडेंट को चूज किया गया है जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अरे गधा, तुमको ये सब नहीं पढ़ना था तो तुम डिप्लोमा का एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं करता। जब अब तुम अपना सर डाल दी हो ओखली में कि लो अब कुटो, तो अब ये क्यों सोच रहा है कि कितना वजन गिरेगा सर पे? आ रहा है इतना बात समझ में? आपने चूज किया है कि आपको डिप्लोमा करना है, और चूज करने के बाद तुम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर गया। अब एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब एडमिशन ले लिया तो अब तुम लोग को डरना नहीं है, अब तुम आ गया है इसमें, अब तुमको इसको फेस करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। यही चीज जब सीखोगे ना तो क्या होता है ना, जैसे ये नहीं करें कि इस क्वेश्चन को सीखकर, ये कॉन्सेप्ट को सीखकर तुम्हारा लाइफ एकदम बदल जाएगा, तुम एसएससी जेईई निकाल लोगे। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, जैसे स्टूडेंट कोई बैठता है और जब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को बनाता है या कोई एक अच्छा क्वेश्चन को समझता है या एक अच्छे कॉन्सेप्ट को समझता है, तो उसको अपने होने का वैल्यू पता चलता है। जैसे आप यहां पे भटक रहे हो, जिस दिन आपको लगा कि यू आर वैल्यूएबल, मतलब आप कीमती हो, ठीक है, तो आप में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट को लगता है या फिर वो सोचते हैं कि मेरा तो कोई कीमत ही नहीं है, बेवकूफ गधा टाइप के हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट से अपने आप को बाहर निकालना है तो बढ़िया क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखो होता क्या कि फ्रिक्शन लग रहा होता है, जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हो तो फ्रिक्शन लगेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन जो इस फ्रिक्शन को तोड़ के आगे जाएगा वही फिर जाकर अपने गोल तक पहुंच पाएगा। आ रहा है समझ में? अगर आप चाहते हो कि एक सक्सेसफुल इंसान बनो तो इतना आसानी से तो नहीं बनोगे, रुकावट आएगा, यही वो रुकावट है। ब्रेकर से आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, गड्ढा आ गया तो उसके आगे जाओगे तभी जाके मंजिल मिलेगा। छोटा छोटा गेम खेलता है, आगे बढ़ा एक नया चैलेंज, फिर आगे बढ़ा तो नया चैलेंज। तो दीज आर द चैलेंजेस जो आपको देखने के लिए यहां पे मिल रहा है। समझ रहा है ये चीज? अगर यहां पे आप गिव अप कर दो, अरे क्या सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, ये तो काफी टफ लग रहा है, भारी भरकम चीज है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ब्रेकर की इधर ही पड़े हुए हो। आप उस तरफ जाओगे तब ना धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंचोगे। ये पहला ब्रेकर है, दूसरा ब्रेकर, ऐसे ऐसे 5 ब्रेकर आएगा। 5 यूनिट है, हर जगह आपको मुश्किल होगा। पहला यूनिट में अलग डिफिकल्टीज, दूसरा यूनिट में अलग चैलेंजेस, थर्ड यूनिट में तुमको कुछ अलग मिलेगा। हर यूनिट है वो तुमको पीछे रोक कर रखने की कोशिश करेगा। अरे कमजोर आदमी पीछे रहेगा तभी ना बढ़िया वाला आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ब्रेकर की उस तरफ जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि चीजें वर्क कैसे कर रही है, अपने आप को बैठाना पड़ेगा, मजबूत करना होगा, लेक्चर देखना पड़ेगा, तब जाके आप वो अपने जो एम है वहां तक पहुंच पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ISLB 350 ये जो मिला है ना, इसका सारा प्रॉपर्टी लिख दो। क्या होगा सर इसका प्रॉपर्टी? जैसे इसका एक हाइट होता है, तो ISLB जो लिखा हुआ है 350, तो यही पता चल रहा है कि ये 350 है। आप बता पाओगे कि इसका विड्थ ऑफ फ्लेंज कितना होगा? BF का वैल्यू, विड्थ ऑफ फ्लेंज का वैल्यू कितना होगा? और उसी तरह से यहाँ पे आपको प्लास्टिक सेक्शन प्रूफ करने के लिए या जो भी है, यहाँ पे B आपको निकालना पड़ेगा। ये थिकनेस ऑफ वेब है वो कितना होगा? थिकनेस ऑफ फ्लेंज है TF है वो कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? ये सब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये कहां से मिलेगा? जैसे हम क्या बोले, इसका हाइट कितना होने जा रहा है, ठीक है, इसका वेट है, वजन है, वो हर 1 मीटर का कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस, ये सब कहां से मिलेगा? तो आपको निकालना पड़ेगा ये स्टील टेबल, और स्टील टेबल में आपको देखना पड़ेगा ISLB 350। जैसे यहां पे हम ब्राइटनेस थोड़ा कम करते हैं, ISLB कितना है बच्चा? 350। तो यहां पे देखो ISLB 350 होना चाहिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ अब सही है, ये इतना में हो जाएगा। देखो ISLB 350 कहां पे है? ISLB 350। पहले तो हम इसको घेर दे रहे हैं, आप लोग गंदा नहीं करेगा, मतलब स्टील टेबल को गंदा कर देगा ना तो एग्जाम में लेके बैठने नहीं देगा। तो कभी भी पेन वन से चला देने पे वो एग्जाम में कभी कभी अलाउ नहीं करता है। मान लो कभी अलाउ कर दिया या फिर नहीं अलाउ करेगा तो डेटा गिवन होगा। ये सब डेटा जो है वो ISLB 350 का है। ठीक है, जैसे वेट जो है वो न्यूटन में, 2 चीज में लिखा हुआ है, एक केजी में एक न्यूटन में।
किताब अपने पास खोल के बैठ जाओ, एक न्यूटन में लिखा हुआ है और एक केजी में लिखा हुआ है। वेट पर मीटर, हर एक मीटर का वजन है W है, वो इसका कितना है 485.6 न्यूटन पर मीटर। तो ऐसा लिख दे 0.485 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन मीटर के टर्म में। चलो इसके बाद देखो बाबू, इसी में आगे बढ़ोगे तो जरा सा थोड़ा सा हमको दे दो टाइम। इसके बाद जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में 63.01 63.01। उसके बाद डेप्थ दिया हुआ है, तो ये तो हम लोग को पता है कि 350 होने जा रहा है। इसके बाद विड्थ ऑफ द फ्लेंज, यहां पे देखोगे तो विड्थ ऑफ द फ्लेंज कितना दिया हुआ है 65। विड्थ ऑफ द फ्लेंज यहां पे आ जाना है, इसी के जस्ट सामने ISLB 350 के जस्ट सामने। अब यहां पे TF देखते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है वो 11.4 है, थिकनेस ऑफ वेब है वो 7.4 है। IXX का वैल्यू है वो यहां पे लिखा हुआ है, I/y का वैल्यू का काम ही नहीं है, रेडियस ऑफ जायरेशन का काम नहीं है। तो जो डेटा का रिक्वायरमेंट है आप भी टेबल से देखकर लिखना और हमको भी लिखने का मौका देना। फिर से एक बार हिंदी में समझा रहे हैं कि आपको ऊपर वाला टर्म देखना है और यहां से ISLB 350 को साथ लेते हुए चलना है और डेटा देखते जाना है। जैसे यहां पे लिखा है डेप्थ ऑफ द सेक्शन, तो डेप्थ ऑफ द सेक्शन इसका कितना है, ISLB का डेप्थ है वो 350 है। एरिया है वो कितना है सर, तो एरिया इसी के सामने देख लो, एरिया है वो 63.01 है। इतना आसान है स्टील टेबल को देखना, पढ़ना या समझना। अब हम जो जितना भी डेटा है वो पॉज करके वीडियो में यहां से देख देख कर लिख देते हैं, आप भी देख देख कर लिखना, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या किए कि स्टील टेबल से जो डेटा था वो यहां पे छाप दिए हैं देख देख कर। देखो ये बोल रहा है कि हाइट जो है वो 350 mm होगा, इसका जो ओवरऑल टोटल डेप्थ है वो 350 mm होने जा रहा है। वेट यानी वजन, यानी I सेक्शन जो 5 मीटर का है, कितना मीटर का बीम है 5 मीटर का है, हर 1 मीटर का वजन है वो 0.4856 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। एरिया जो है वो 63.01 सेंटीमीटर का पावर 4 है, या आप लिख सकते हो 63.01 गुने 10 का पावर 2 और मिलीमीटर के स्क्वायर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। विड्थ ऑफ फ्लेंज, ऊपर जो विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो कितना दिया हुआ है 165, तो ये B का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लेंज है वो 165 है, तो आई थिंक 80 दोनों 160 82.5 हो जाएगा, 160 2 2.5 ठीक है mm में हो जाएगा ये B का वैल्यू। ठीक है, ये निकालने में काम आएगा, आप जो निकालते थे ना B/TF, B का मतलब B TF, अगर ये जो है छोटा हो जाए 9.4 इप्सिलॉन से तो ये प्लास्टिक सेक्शन होता था, 10.5 से छोटा हो जाए तो कॉम्पैक्टेड सेक्शन। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज ये रहा, फ्लेंज का चौड़ाई। थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो स्टील टेबल में दिया हुआ है एज इट इज लिख दिए। थिकनेस ऑफ वेब, वेब का थिकनेस है वो कितना दिया हुआ है 7.4 mm। तो स्टील टेबल से जितना भी प्रॉपर्टी है वो उतारते जा रहे हैं। IXX का वैल्यू है वो है इतना, ठीक है, IXX का वैल्यू यानी सेक्शन मॉडुलस एक्स एक्सिस के वॉट, दिस इज द एक्स एक्सिस, क्योंकि इसी एक्सिस के वॉट ये बेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ बीम एक्स एक्सिस के वॉट ही बेंड करता है, एकदम फिक्स होता है कि ये जो बेंड करेगा वो एक्स एक्सिस के ही अलोंग बेंड करेगा। व्हेन द लोड इज वर्टिकल इट इज गोइंग टू बी बेंड लाइक दिस, ये हमेशा ऐसे बेंड करेगा, यानी ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही बेंड करेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगा। चलो, तो हम लोग को IXX, ZXX, XX एक्सिस के वॉट ही काम करना है, सोचना है। तो यहाँ पे IXX और Z सेक्शन मॉडुलस है वो लिख लिए। हम लोग का रिक्वायरमेंट था वो आई थिंक कितना का था, जस्ट वेट, 723 का था, 723.68 सेंटीमीटर का पावर 3 आया था सेक्शन मॉडुलस में, और 723 का रिक्वायरमेंट है, 751 वाला हम लोग चूज किए हैं। ठीक है, जो सेक्शन हम लोग चूज किए हैं वो सेफ है, लेकिन ये सेक्शन जो है वो यहाँ पे बेंडिंग में हम लोग चेक किए हैं। ऐसा करते हैं कि आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, काफी ज्यादा लंबा हो गया। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्दर पार्ट, यानी इसका आगे का भी पार्ट बचा हुआ है, स्टेप बचा हुआ है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू एवरीवन।